Good morning, students. Now see the fifth paragraph. मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग, रोने में राग नहीं हो सकता है बेटा, विरोधाभासी स्थिति है। तो मैं अपने रोने में भी राग लेकर फिरता हूं। रोना क्या है? कष्ट है। और राग मतलब प्रेम है। मैंने बताया था दो जगहों पर, वही प्राण वीणा के तारों को झंकृत करने में और प्यार लिए फिरने में प्रेम की बात करता है। और रोदन मतलब कष्ट, तो कवि कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखता है, ये उसकी विशेषता है। रोदन मतलब कष्ट, कष्ट में ही रोना होता है। और राग में प्रेम है बेटा, प्यार है। तो कवि कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखता है। शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतल बाणी में आग नहीं हो सकती, यहां भी विरोधाभास है। तो कवि की शीतल बाणी क्या है? उसकी कोमल कांत पदावली। कहीं वह ओजस्वी बाणी में लिखता है तो ओज भरी भाषा होती है। कहीं शीतल मतलब कोमल भावों को व्यक्त करना होता है तो शीतल बाणी यानी कोमल कांत पदावली, यानी कोमल कांत पदावली में भी वह आग लिए फिरता है। उसकी कोमल कांत पदावली में भी आग होती है, आग जलाने के लिए। यहां जलाना क्या है? संसार की विसंगतियों को जलाना मतलब विसंगतियों पर प्रहार करना। यानी कवि की दूसरी विशेषता क्या हुई? कवि अपनी कोमल कांत पदावली से संसार की विसंगतियों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है, ये उसकी विशेषता है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि कवि कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखता है। उसकी शीतल बाणी में भी आग होती है। वह अपनी कोमल कांत पदावली के माध्यम से संसार की विसंगतियों पर, आग पर, संसार की विसंगतियों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। वह व्यंग के द्वारा, कोमल कोमल शब्दों के द्वारा संसार की विसंगतियों को पर प्रहार करता है। आपने देखा होगा कई जगह जब हम लोगों ने व्यंग पढ़ा होगा। ये दो विशेषता हो गई। तीसरी बात कहता हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूपों मतलब राजाओं के, भूप कहते हैं राजा को, और प्रासाद मतलब महल। तो जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर किए जा सकते हैं, मैं वह खंडहर का भाग, मैं एक ऐसा खंडहर का भाग लेकर चलता हूं। खंडहर मतलब अवशेष, जीर्ण शीर्ण भवन के अवशेष को कहते खंडहर। तो मैं वह खंडहर का भाग लेकर फिरता हूं जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर हो सकते हैं। तो वह कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा खंडहर है जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर हो सकते हैं? वह प्रेम है, वह स्नेह है, वह मौज मस्ती है, वह आनंद है। तो कवि अपने साथ जो मौज मस्ती और आनंद लेकर चलता है उस पर बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर हो सकते हैं। समझ बात आ गई होगी। तो दो विरोधाभासी स्थितियां हैं बेटा यहां, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। तो रोदन में राग कह देगा कि दो विरोधाभासी स्थितियों पर टिप्पणी कीजिए, तो आप लिखेंगे रोदन में राग डैश। कवि के रोदन में भी राग होता है। रोदन अर्थात कष्टों में भी वह राग अर्थात प्रेम को जीवित रखता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे शीतल वाणी में आग डैश। कवि की शीतल वाणी में भी आग होती है। वह अपनी कोमल कांत पदावली के माध्यम से संसार की विसंगतियों पर भी प्रहार करने की क्षमता रखता है, ये उसकी विशेषता हो गई। आगे देखिए, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कभी रोता है, क्यों रोता है? संसार के कष्टों को देखकर। तो तुम मतलब संसार, संसार उस पर गाने का आरोप लगाता है
और जब फूट फूट कर रोता है तो छंद बनाना कहकर आरोप लगाता है। यानी संसार कवि पर आरोप लगाने में पीछे नहीं रहता है। तो कवि जब संसार के कष्टों को देखकर अपनी कविताओं में उन कष्टों की अभिव्यक्ति करता है, भावुकता प्रकट करता है, तो संसार उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है, कभी रोना तो कभी छंद बनाना जैसा आरोप लगाता है। यही कारण है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि नहीं चाहता है कि कवि के रूप में उसकी पहचान हो। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, वह ऐसा चाहता है कि उसकी पहचान एक ऐसे दीवाने के रूप में हो जो संसार में मौज मस्ती लुटाता है। तो कवि नहीं चाहता कि उसकी पहचान एक कवि के रूप में हो, बल्कि वह चाहता है कि उसकी पहचान एक ऐसे दीवाने के रूप में हो जो संसार में मौज मस्ती लुटाता है। वह कवि नहीं चाहता है कि वह नहीं चाहता है कि संसार उसे कवि के रूप में स्वीकार करे। क्यों? क्योंकि संसार कवि का सम्मान नहीं करता है, बल्कि उस पर तरह तरह के आरोप लगाता है। संसार के कष्टों को जब व्यक्त करता है कवि, तो कभी उसका गाना तो कभी छंद बनाना कहकर उस पर आरोप लगाता है। इसलिए कवि के रूप में नहीं चाहता है कि उसकी पहचान बने। वह चाहता है कि उसकी पहचान एक ऐसे दीवाने के रूप में बने जो संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। ओके बेटा, इसमें दो विरोधाभासी स्थितियां आप देख लेंगे, निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो आप बताएंगे शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि कवि की शीतल वाणी में भी आग होती है। वह अपनी कोमल कांत पदावली से संसार की विसंगतियों पर, बुराइयों पर भी प्रहार करने में समर्थ होता है। भाव पक्ष और कला पक्ष बताने की जरूरत नहीं है, वही कॉमन पॉइंट, और इसमें दो तीन अन्य पॉइंट लिख देंगे, भाव पक्ष हो जाएगा, कला पक्ष में वही विशेषताएं हो जाएंगी। प्रश्नोत्तर देखिए, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? बताया मैंने, शीतल वाणी में आग होने का यह अभिप्राय है कि कवि की शीतल वाणी में भी आग होती है। वह अपनी कोमल कांत पदावली में भी संसार की विसंगतियों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। काव्यांश में कवि अपना परिचय किस रूप में देना चाहता है और क्यों? काव्यांश में कवि अपना परिचय एक कवि के रूप में न देकर ऐसे दीवाने के रूप में देना चाहता है जो संसार में मौज मस्ती लुटाना चाहता है। वास्तव में वह संसार में मौज मस्ती लुटाकर संसार को खुशहाल देखना चाहता है। दो विरोधाभासी स्थितियां मैंने पहले ही बता दिया। निज रोदन में राग डैश, कवि के रोदन में भी राग होता है, वह कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखता है। शीतल वाणी में आग, कवि की शीतल वाणी में भी आग होती है, वह अपनी कोमल कांत पदावली से संसार की विसंगतियों पर भी प्रहार करने में समर्थ होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिखते चलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।